बच्चों, आज के पूर्व इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा की जानकारी दी थी और संभवतः आपने उस वीडियो को देखा होगा, विशेष जानकारी आपने ली होगी। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो मुख्य रूप से संज्ञा के विकारक तत्व का आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि संज्ञा के वे तत्व जिनमें विकार उत्पन्न होता हो। अब विकार का मतलब होता है परिवर्तन। संज्ञा के वे तत्व जो जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारक तत्व के नाम से जानते हैं, यानी जिनमें किसी भी तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के ये 3 विकारक तत्व माने जाते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में लिंग और वचन रखा गया है। कक्षा 8 को कारक पढ़ाया जाता है। यद्यपि ये तीनों ही विकारक तत्व हैं, लेकिन कक्षा 7 और 8 क्रमशः जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ज़्यादा चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। लिंग वचन की जानकारी यद्यपि आपने पूर्व कक्षाओं में भी लिया होगा, मतलब लिंग मतलब जेंडर और वचन मतलब नंबर, तो आपने छोटी कक्षाओं से इसे पढ़ा होगा। चूँकि यह पाठ्यक्रम में है तो आपको ये कहिए कि इसकी जानकारी देनी चाहिए या ये कहिए कि आपको इसकी पुनरावृत्ति कराई जा रही है। जानकारी तो कक्षा 7 के बच्चों को होती ही है, लेकिन जानकारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया नहीं जाएगा। तो जबकि मैंने इसके पूर्व वाले वीडियो में आपको संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक पढ़ाया, तो अब उसके विकारक तत्वों पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो आज मैं आपको संज्ञा के विकारक तत्व में से मात्र लिंग और वचन जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है सिर्फ उतना ही बताऊंगी। कारक को कक्षा 8 में के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है, इसलिए सिर्फ आपको लिंग और वचन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले लिंग की बात करते हैं। पहला टॉपिक संज्ञा के विकारक तत्व का पहला टॉपिक जो है उसे ले लेते हैं। लिंग आपको समझाते हैं। अब देखिए, खास तौर से देखा जाए तो लिंग की पहचान यदि व्याकरणिक नियमों के द्वारा न किया जाए तो भी जब बच्चा बोलना सीखता है तब उसे इन चीज़ों की जानकारी स्वतः अभ्यास द्वारा आ जाती है। अगर बच्चा समझदार, जब तक बच्चा बहुत छोटा होता है तब उसे इन चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अगर वो थोड़ा भी समझदार हो चुका है तो ये स्वतः आ जाएगा उसके अंदर कि अगर माँ खाना बनाती हैं, पिताजी खाना बनाते हैं, तो इस तरीके से दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। सीता खाना बनाती है, राम खाना बनाता है। अब इस तरीके से कहा जाए तो आपको एक के साथ आपने बनाती लगाया और दूसरे के साथ बनाता लगाया। अब इसकी जानकारी किसी ने किसी पुस्तक से पढ़ाकर आपको नहीं दी होगी, लेकिन ये आपको पता है कि अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। इसी के माध्यम से आपको जानकारी होती जाती है। जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में आते हैं वैसे वैसे आपको इसकी पहचान हो जाती है, लेकिन आपको साधारण रूप से जानकारी की आवश्यकता है। तो ये मान लीजिए कि अगर
कर्ता स्त्रीलिंग का होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। तो इस तरीके से अगर कर्ता बहुवचन में है पुल्लिंग तो क्रिया भी बहुवचन के हिसाब से होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो कर्ता और क्रिया के माध्यम से ही लिंग की पहचान होने लगती है। अब ये तो हुई बोलचाल की बात, ये तो हुई साधारण भाषा के रूप में। लेकिन आपको तो प्रश्न आएगा कि लिंग की परिभाषा देते हुए उनके भेदों के बारे में बताइए और प्रत्येक भेदों की परिभाषा देते हुए उनके एक एक उदाहरण दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि आपको तो लिंग की परिभाषा लिखनी है, तो उसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है, उसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा पे ध्यान दीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि ये स्त्री है कि पुरुष है वो लिंग है। साधारण भाषा में बोल दीजिए, लेकिन आपको परिभाषा लिखनी होगी तो व्याकरणिक भाषा में लिखनी होगी। तो आपको परिभाषा के लिए इसको ही मान के चलना है, इसी को लिखना है कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आप चाहे ऊपर जो उदाहरण दिए हैं उसी को यहाँ लिख दीजिए कि रमा भोजन बनाती है, अब ये स्त्रीलिंग हो गया। श्याम रामायण पढ़ता है, देखिए इसमें कर्ता लड़का है तो क्रिया भी पुल्लिंग की ली गई। लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन से जा रही है। हिमालय भारत का प्रहरी है तो पुल्लिंग हो गया। फिर मोहिता पुस्तक पढ़ती है, अब मोहिता कहा गया तो पुस्तक पढ़ती है, अगर होता मोहित तो पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है वास्तव में उसी को लिंग कहते हैं। अब लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो भेद हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सीधी सी बात मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है कि परिभाषा ही यही कहती है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो जब पुल्लिंग की परिभाषा होगी तो आराम से आप खुद बना सकते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। सीधे साधारण शब्दों में परिभाषा अपने आप आपको याद हो जानी चाहिए। जब आपने लिंग की परिभाषा याद कर ली तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा याद करने में तनिक कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध हो तो आपका पुल्लिंग। तो बस इसकी परिभाषा भी यही होगी कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नर, बिलाव, पिता, शेर, पर्वत, ये सारी चीजें जो हैं पुल्लिंग में होंगी। शेर जंगल का राजा है, शेर दौड़ता है। क्रिया लगाते ही आपको किसी भी चीज की लिंग पहचानना बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आपने क्रिया लगाई आप तुरंत जान जाएंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब देखिए ये आपका हो गया पुल्लिंग का उदाहरण। अब प्रश्न उठता है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग में शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपका काम क्या है कि लिंग की परिभाषा लिखिए, फिर लिखिए
हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर पुल्लिंग की परिभाषा लिखिए, फिर स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखिए और दोनों के उदाहरण लिख दीजिए। तो आपका ये इतना ही चीज़ मुख्य रूप से है। हाँ, ये अलग है कि अभ्यास कार्य में आपको लिंग परिवर्तन भी दिया जा सकता है कि पुल्लिंग शब्द दिया हो स्त्रीलिंग में बदलिए, स्त्रीलिंग शब्द दिया हो तो उसे पुल्लिंग में बदलिए। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, नर हो तो स्त्रीलिंग में नारी हो जाएगा, बिलाव है तो बिल्ली हो जाएगा, पिता है तो माता हो जाएगा, शेर है तो शेरनी हो जाएगा, पर्वत है तो नदी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा और उसके उदाहरण हुए। हिंदी की सभी संज्ञाएं चाहे वे सजीव हों या निर्जीव हों, दोनों इन्हीं दोनों लिंगों के अंतर्गत रखी जाती हैं। हिंदी में संस्कृत वाला लिंग जो है वो नहीं आता, इसमें हिंदी में तो दो ही लिंग मानी जाती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चाहे सजीव प्राणी हो चाहे निर्जीव प्राणी हो, आप इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अंतर्गत ही मान रखेंगे। कोई भी पूछेगा तो आपको सजीव निर्जीव दोनों इसी के अंतर्गत आता है। तो लिंग का सही ज्ञान भाषा व्यवहार और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। मैंने आपको लिंग पढ़ाने के पूर्व ही आपको ये बात समझाई थी कि वास्तव में लिंग की व्याकरणिक परिभाषा एक छोटा बच्चा भले ना बता पाए, लेकिन बोलचाल में वो उसी तरह बोलता है कि स्त्रीलिंग रहेगा तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग की कर देगा। ये अभ्यास द्वारा इसको हम खुद सीख लेते हैं स्वतः। सिर्फ हमको व्याकरणिक चीज़ों को लिखने के लिए याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया कि इन सारी चीज़ों को हम अभ्यास द्वारा सीखते हैं। अब बारी आती है कि लिंग की पहचान कैसे करें। ये सबसे बड़ी बात है कि आप लिंग की पहचान करेंगे कैसे। लिंग की पहचान के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में होती हैं। आदमी, शेर, बंदर, कौआ, खरगोश, बालक, गधा, मोहन, चाचा, मामा, पतीला, धोबी। तो ये अब आपको ये जानना होगा कि ये पुल्लिंग है। अगर आपको कभी कठिनाई हो तो सीधी सी चीज़ है कि जो शब्द दिया हो और आपको लिंग उसका ना पता लगता हो, आप उसी शब्द से एक वाक्य बनाइए। ऐसा वाक्य बनाइए जिससे कि क्रिया से आप पुल्लिंग का बोध कर लें। जैसे बालक है, आदमी है, कौवा है। अगर कौवा बोलेंगे तो उसके साथ कहेंगे कौवा उड़ रहा है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौवा पुल्लिंग होता है। तो इसी तरह जब कभी भी आपको किसी भी शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ना पहचान आए तो उस शब्द को मुख्य स्थान पर रखकर उसी से प्रारंभ करके आप वाक्य बनाइए, ताकि और क्रिया लगते ही आप अपने आप जान जाएंगे कि यह शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। देश, पर्वत, वृक्ष, ग्रह, समय, दिन, अनाज, रत्न, धातुएं और वर्णमाला के जो अक्षर आदि के नाम होते हैं ये सब पुल्लिंग होंगे। तो ये पुल्लिंग में आने वाली चीज़ हैं। कुछ अपवाद भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये सारे चीज़ देश, पर्वत, वृक्ष, ग्रह, समय, दिन, अनाज, रत्न, धातु और वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसमें ई और री को छोड़ के बाकी सब पुल्लिंग माने जाते हैं। तो इतनी बात आपको पुल्लिंग की समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको स्त्रीलिंग की ओर ले चलती हूँ, स्त्रीलिंग समझाऊंगी। स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे औरत, नारी, बालिका, रमा, मछली, चींटी, मोरनी, चाची, मामी, दादी, चक्की, रोशनी, जेल इत्यादि। नदियाँ, तिथि, भाषा, बोली के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पर एक
और लिस्ट है जिसके अंतर्गत जो चीज़ें दिखाई गई हैं इनको हम स्त्रीलिंग के रूप में ही जानते हैं। तो आपको इस तरह से पहचान करनी होगी। अब मैंने कहा था आपको कि आपको बहुत बार स्त्रीलिंग बनाने को भी आ सकता है, पुल्लिंग बनाने को भी आ सकता है। तो ये जान लीजिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कभी कभी आ जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, कभी इया जोड़ करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, और कभी इन, ये सारे प्रत्यय हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया है पहले। कभी आनी, ये सारे प्रत्यय हैं, इनको लगा के स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या क्या लगा के परिवर्तित होता है? आ लगा के, इया लगा के, इन लगा के, आनी लगा के, नी जोड़ के, इका जोड़ के, ई जोड़ के, यानी इन माध्यम से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तित कर दिया जाता है। हम एक एक उदाहरण आपको यहाँ पढ़ के सुना देते हैं। जैसे सुत मतलब पुत्र और सुता मतलब पुत्री। फिर देखिए इया में देख लीजिए, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया। इन देख लीजिए, माली मालिन। आनी प्रत्यय में देख लीजिए, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। अब नी करके, नी लगा के कैसे स्त्रीलिंग, शेर शेरनी, मोर मोरनी। इका लगा के गायक गायिका, नायक नायिका। ई भी नर नारी, लड़का लड़की। अब इसमें ई प्रत्यय लगा है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रत्ययों के माध्यम से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तित किया जाता है। उसी तरह आइन प्रत्यय का है, ठाकुर से ठकुराइन, लाला से ललाइन, गुरु से गुरुवाइन। वती और मती लगा के भी बनता है स्त्रीलिंग। गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती, भाग्यवान का भाग्यवती, आयुष्मान का आयुष्मती। फिर त्री लगा के भी स्त्रीलिंग बनता है। अभिनेता से अभिनेत्री, वक्ता से वक्त्री, दाता से दात्री। तो त्री लगा के स्त्रीलिंग बन गया। फिर इनी लगा के तपस्वी से तपस्विनी, सन्यासी से सन्यासिनी, अभिमान से अभिमानिनी। तो इस तरह से आपको तमाम प्रत्ययों को लगा के भी पुल्लिंग जो रहता है स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि लिंग की परिभाषा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या परिभाषा और उदाहरण, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है। तो प्रत्यय लगा के अब आपको एक नई चीज़ बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग के रूप में देखा जाता है। आपको कुछ चीज़ें और बता दें। देखिए मैंने ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जिनमें कि आपको ये मान के चलिए कि ये सारे प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। आप अपनी कॉपी पर जब प्रत्यय लिखना होगा, क्षमा चाहेंगे, जब लिंग लिखना होगा तो आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो आप हर एक में का कम से कम 3 शब्द है तो 2 1 2 1 ऐसे करके आप 2 शब्द जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये ज्ञान हो जाए कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पूर्ण परिवर्तन करके, जैसे राजा का रानी आप छोटे क्लास से जानते आए हैं, आदमी का औरत, कवि का कवित्री, विधु का, जो कठिन है उसमें मुख्य रूप से है सम्राट का साम्राज्ञी, विधुर का विधवा और वीर का वीरांगना, विद्वान का विदुषी। जबकि बोलचाल में लोग भूल जाते हैं, महिला के लिए भी विद्वान शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जबकि ये गलत है। महिला अगर विद्वान की जगह पर है तो उसे विदुषी कहना चाहिए। तो ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपको सामान्य रूप से इनकी जानकारी होती है। अब जो सबसे आवश्यक चीज़ें हैं वो है कि बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं कि जिनको कि हम
चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, या तो उन्हें हम हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें सिर्फ स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखा जाए वास्तव में तो लिंग में क्या होता है, लिंग में होता है कि दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि ये बताना बहुत कठिन है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे सजीव और निर्जीव चीज़ों के लिए एक नई चीज़ आप सुने होंगे, उनको हम कहते हैं, या तो हम उन्हें नित्य पुल्लिंग या तो उन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। सदैव उनको हम पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द आता है तोता। अब तोता चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसे हम तोता ही कहते हैं। मादा तोता भी होगा तो भी हम उसे तोता ही कहते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये नित्य पुल्लिंग का शब्द है। चीता शब्द है, इसको हम अलग से मादा चीता भले आपको बताने के लिए कह दें, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग की तरह होता है। खरगोश होता है, खरगोश को भी हम हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग करते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। कछुआ, कछुआ को हम चाहे नर हो चाहे मादा हो हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही इसको प्रयोग करके लिखते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि नित्य स्त्रीलिंग, सदैव उनको हम स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं। उसको हम चाहे वो नर होगा चाहे मादा, ये हम कुछ चीज़ें आपको खास तौर से देखिए बता दे रहे हैं। तोता, चीता, खरगोश और कछुआ, इसका प्रयोग सदैव ही नित्य पुल्लिंग के रूप में होता है। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि तोता का लिंग बताइए, तो आप उसे कहेंगे ये पुल्लिंग है, तो आपसे वो प्रश्न कर सकता है। तो अगर ये मादा तोता हुआ तो आप उनको कहिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नित्य पुल्लिंग के रूप में हमेशा रखते हैं, उनके नर और मादा दोनों रूप को हम पुल्लिंग में ही मान्य करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं नित्य पुल्लिंग। ठीक ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नर और मादा दोनों रूप को हम स्त्रीलिंग के रूप में ही बोलते हैं, उसे हम कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग। तो ये दो नई चीज़ आपके लिए है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा, भेदों के अलावा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलिएगा कि नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, नित्य स्त्रीलिंग की बात करते हैं। देखिए, नित्य स्त्रीलिंग में तितली, कोयल, मछली और मक्खी, ये चारों चीज़ों को हमेशा हमेशा हम स्त्रीलिंग के रूप में ही बोलते हैं। तितली उड़ रही है, चाहे वो नर तितली उड़ रही हो चाहे वो मादा तितली उड़ रही हो। कोयल बोल रही है, चाहे वो नर कोयल हो चाहे मादा, दोनों प्रजातियां होती हैं उसमें, नर और मादा, लेकिन हम बोलते हैं हमेशा उसको स्त्रीलिंग के रूप में। मछली तैर रही है, चाहे मछली नर हो चाहे वो मादा हो। मक्खी उड़ रही है, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। तो ये सारे शब्द जो हैं हमेशा आपको नित्य स्त्रीलिंग के रूप में ही मान्य होंगे। तो ये आपकी कक्षा के लिए एक नई चीज़ थी जिसको आपने छोटे कक्षाओं में संभवतः नहीं जाना होगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इतनी चीज़ों का मतलब हो गया कि आपने लिंग की परिभाषा जानी, लिंग के भेद जाने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा जानी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किन किन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो जाना। फिर उसके बाद आपने ये जाना कि किस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम किस रूप में रखेंगे, पुल्लिंग के रूप में रखेंगे कि स्त्रीलिंग के रूप में रखेंगे। तो जो सबसे आवश्यक चीज़ इसमें आपने जानी वो ये जानी कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनती है। एक बार मैं आपको उसको रिवाइज करा दूं, पुनरावृत्ति आपको उसकी करा दूं कि किन चीज़ों को जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आ प्रत्यय, एक तो आ प्रत्यय,
दूसरा इया प्रत्यय, तीसरा इन प्रत्यय, चौथा आनी प्रत्यय, पांचवा नी प्रत्यय, छठा इका प्रत्यय, सातवां ई प्रत्यय, आठवां आइन प्रत्यय, नौवां वती या मति प्रत्यय और 10वां त्रि प्रत्यय, 11वां इनी और 12वां जो है वो सामान्य तौर से कुछ हट के होता है, जिसका कि एक स्त्रीलिंग रूप सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो बिना प्रत्यय के भी आप जानेंगे। राजा का रानी, सम्राट का साम्राज्ञी, ये आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्रत्यय लगा दीजिए, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा जो था वो मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको नई चीज़ में पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग मैंने आपको बताया। आपको इसकी अगर परिभाषा कभी कोई पूछे तो आप तुरंत कहिएगा कि जो वस्तु सदैव पुल्लिंग के रूप में बोली जाती हो, चाहे वो नर हो और चाहे वो मादा हो, उसे नित्य पुल्लिंग कहेंगे। ठीक इसी तरह स्त्रीलिंग की भी हो जाएगी, जिसे हम सदैव स्त्रीलिंग के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी तक लिंग की सारी चीज़ें समझ ली होंगी, संभवतः आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बता दें कि आइए देखें हमने क्या सीखा, यानी आपने क्या अभी तक जाना, क्या क्या चीज़ें जानी, उन चीज़ों को यहाँ पर एक हाईलाइट के रूप में दिखा दिया गया है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह यानी कि किसी की पहचान करना लिंग है। और इस आधार पर जिन शब्द के आपकी परिभाषा पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। फिर इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक आवश्यक चीज़ और आपको रिवाइज करा दें कि हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो उसमें सारी सजीव और निर्जीव चीज़ें जो होती हैं इन्हीं दोनों के अंतर्गत ही रखी जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पदों का लिंग बताइए। अब चांदी से आभूषण बनते हैं। अब आपके लिए परेशानी है कि इसमें चांदी का लिंग बताना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई एक ऐसा वाक्य बनाइए चांदी शब्द को लेकर जिसमें ऐसी क्रिया का प्रयोग हो कि वो स्पष्ट कर दे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगर हम आपसे कहें चांदी चमक रहा है, चांदी चमक रही है, क्या सही है? तो आप अपने आप लिंग समझ जाएंगे इस तरह से। फिर उसी तरह आप दिल्ली को लेके एक वाक्य बने, यहाँ जो वाक्य बना उसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ जो वाक्य बने उनको छोड़ दीजिएगा और इन शब्दों के साथ कोई ऐसी क्रिया लगाइएगा कि जिससे आपको उसकी क्रिया देखते ही ये पहचान में आ जाए कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यद्यपि मैंने आपको ऊपर कौन कौन सी चीज़ें, धातुएं किस में आती हैं, नगर किस में आता है, दिन किस में आता है, वो मैंने ऊपर आपको बताया है। इसलिए मैं आपको इन शब्दों के लिंग बताऊंगी नहीं, ये आपको खुद से करने होंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो इसका आसान जो तरीका है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि इसी मुख्य नीले वाले शब्दों को रख कर कोई एक ऐसी क्रिया जोड़िए जो कि चांदी के हिसाब से हो, उसकी लिंग अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि चांदी के साथ अगर आप ई लगा के क्रिया बनाएंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा और आ लगा के बनाएंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरीके से
आपको लिंग की पहचान करना आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ आकर लिंग से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर किसी कारण से आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, नित्य स्त्रीलिंग नित्य पुल्लिंग, तो जब आपके ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, तो आप उसमें इन चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं सुनते हैं, कॉपी लेके बैठिए कि आपको किन किन चीज़ों पे डाउट है, किन किन चीज़ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई। आप उसको डेट वाइज उसी डेट का नोट कर लीजिए, टॉपिक डाल के। ऐसी स्थिति में आपके पास सारे कठिनाई वाली चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। और जब आपका डाउट क्लियरिंग सेशन टॉपिक पर होता है तो आप उन चीज़ों को मुझसे पूछिए, ताकि मैं आपके अंदर के सारी परेशानियों को दूर कर दूं, जितने आपको टॉपिक को लेकर डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं, और आपको फिर वो चीज़ें कभी भी किसी से समझने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैंने बहुत बार व्याकरण पढ़ाते समय ये कहा है कि व्याकरण याद करने की चीज़ नहीं है, व्याकरण समझने की चीज़ है। अगर आप समझ लेंगे तो कभी भी आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के विकारक तत्व से लिंग की पहचान कराई, सारी चीज़ें। अब आप अपना गृह कार्य करके आप मुझे मेल पर सारे गृह कार्य को भेजेंगे। पढ़ाए गए विषय के जो प्रश्न उत्तर हैं, जो आपको काम दिया जा रहा है, वो मेल करके मुझे भेजेंगे, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक क्या सीखा, वो सही है अथवा नहीं है। तो इसी के साथ आज मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।